हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 15 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है विजन 2035, जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी देता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप हमें बताइए ये सर्वेलेंस का क्या मतलब हुआ। सर्वेलेंस बेसिकली मींस मॉनिटरिंग, और पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस का क्या मतलब हुआ कि लेट्स से कोई डिजीज, फॉर एग्जांपल कोविड, हमारे देश में आया और हमने उसकी प्रॉपर निगरानी की, यानी कि किस राज्य से कितने केसेस इमर्ज हो रहे हैं, कौन सा राज्य बेटर परफॉर्म कर रहा है, कहाँ इन्फेक्शन ज्यादा है। तो जब हम इस प्रकार से डिजीज की मॉनिटरिंग करते हैं तो इसका मतलब हुआ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। कोविड एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे डिजीजेज जब हम इनकी मॉनिटरिंग करते हैं तो इनको हम ओवरऑल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस का नाम देते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस के ऊपर जो भारत का विजन है उसके बारे में बताता है कि भारत 2035 तक पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस में क्या अचीव करेगा। इस विजन 2035 डॉक्यूमेंट में कहा गया कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनका एक प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें फ्रेंड्स, तो वो जो कम्यूट हो सके, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सके। लेट्स से कि कोविड हो गया या फिर फ्लू हो गया, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत बेसिकली जो स्प्रेड तो नहीं होते वन पर्सन टू अनदर, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ये मनुष्य के शरीर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, डायबिटीज, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है। सर्वेलेंस डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ फंक्शन है, क्योंकि अगर हम सर्वेलेंस करते हैं तो इसके माध्यम से हम डिजीज का सही समय में डिटेक्शन कर सकते हैं, और जब डिटेक्शन कर लिया तो प्रिवेंशन भी कर सकते हैं एज वेल एज कंट्रोल भी कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इज ए इम्पोर्टेंट फंक्शन that cuts across primary, secondary, tertiary levels of care। यानी कि ये सर्वेलेंस चाहे वो प्राइमरी लेवल ऑफ केयर हो या फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर जिसमें हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, और टर्सरी लेवल में क्या हो गया कि इमरजेंसी केयर, उन सब की एक प्रकार से मॉनिटरिंग की जाएगी। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस के तहत मैंने जैसे बताया कि डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज एज वेल एज अर्ली वार्निंग साइंस, सो दैट आउटब्रेक होने से रोका जा सके। आपने देखा किस प्रकार से कोविड एक प्रकार से पेंडेमिक बन गया, यानी कि पूरे विश्व में या फिर पूरे भारत में एक प्रकार से इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम डिटेक्ट कर पाते अर्ली टाइम में तो डेफिनेटली ऐसे पेंडेमिक से बचा जा सकता था। बहुत सारे देशों ने समय रहित एक्शन लिए डिटेक्शन में, तो डेफिनेटली उन देशों में जो केसेस है वो उनको बढ़ने से रोका गया था। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक को स्प्रेड होने से अगर रोकना है तो जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, चाहे वो हमारे देश की बात हो या फिर किसी अन्य देश की ही बात क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस तो भारत में भी है, लेकिन उनके चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस के अंतर्गत फ्रेंड्स कि सर्वेलेंस फंक्शन इन वर्टिकल सिलोज और प्रोग्राम्स इन इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो सर्वेलेंस किया जाता है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड वे में नहीं है, यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच। अभी हम क्या अप्रोच अपनाते हैं, टॉप टू बॉटम, जबकि अगर बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा तो डेफिनेटली हर रीजन में अगर किसी भी प्रकार का डिजीज स्प्रेड हो रहा है तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है या फिर लोकल हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे डिजीज का मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन लोकल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस बन जाता है पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग न होने के क्षेत्र में। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन सर्वेलेंस के क्षेत्र में काफी कम है। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि अगर ऐसा केस आपके पास आता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास आता है तो आप हमें रिपोर्ट करिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल्स उन केसेस को रिपोर्ट नहीं करते। तो डेफिनेटली
एक प्रकार से रियल टाइम मॉनिटरिंग या फिर जो एक्यूरेट डाटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक चैलेंज ही है। साथ ही साथ लिमिटेड यूज ऑफ डिजिटल, सोशल एंड प्रिंट मीडिया एंड सर्वेलेंस। अर्बन एरियाज में तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कोई भी डिजीज को आराम से मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में इस प्रकार के डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है। बहुत सारे कारण है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकता है या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसके कारण प्रॉपर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को कमजोर करता है, या फिर along with limited focus on non communicable disease surveillance, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनका भी एक प्रकार से वीक तरीके से सर्वेलेंस किया जाता है। हालांकि चाहे डिजीज कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, मॉनिटरिंग तो दोनों की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट ने नोटिफाई कर दिया कि इसे रिपोर्ट करना है, लेकिन चूंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं तो इनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती, क्योंकि ये ज्यादातर स्प्रेड नहीं करते किसी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसलिए फोकस जो किया जाता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा वो कम्युनिकेबल पे ज्यादा किया जाता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इस डॉक्यूमेंट में की गई है, तो बेसिकली इंटरडिपेंडेंट फेडरेटेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में स्थापित किए जाएंगे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब, जैसे फ्रेंड्स ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है या फिर ये जो आपका डिजीज है, ये कोई पार्टिकुलर स्टेट पर तो लिमिटेड नहीं होते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग में एसिमेट्री रहेगी तो डेफिनेटली ब्रॉड लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर ट्रेंड को नहीं समझा जा सकता, और जब ट्रेंड नहीं समझा जा सकता तो हम बेटर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। इसीलिए ये बात कही गई है कि जो स्टेट और सेंटर इन दोनों के बीच एक प्रकार से कोऑपरेशन हो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस में, so that proper monitoring की जा सके, along with enhanced use of new data collection and sharing mechanism for surveillance, as well as enhanced use of new data analytics, data science, artificial intelligence, machine learning। यानी कि हमें अगर पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम को बेटर बनाना है तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग इन सबको हेल्थ केयर सेक्टर में इन्फ्यूज करना ही होगा, as well as advanced health informatics। अन्य बातें जान ले विजन 2035 के तहत। बेसिकली इसमें कहा गया कि भारत को पीएचएस सिस्टम को अगर मोर रेस्पॉन्सिव और प्रोडक्टिव बनाना है, यानी कि मोर एक्यूरेट मॉनिटरिंग हो, तो ऐसे में हमें एट ऑल लेवल, यानी चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो या टर्सरी लेवल हो, हर लेवल पर हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक सर्वेलेंस सिस्टम से क्या होगा कि हम सिटीजन्स के प्राइवेसी को भी एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई डिजीज हमें है तो ये पूरे विश्व को पता चल जाए कि आपको क्या डिजीज है, आपकी क्या कमजोरी है, जिसके कारण सिटीजन्स को बाद में कोई इश्यू झेलनी पड़ जाए। along with improved data sharing mechanism, सेंटर और स्टेट्स के बीच बेसिकली कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कही जा रही है, सो दैट बेटर डिजीज डिटेक्शन हो सके, प्रिवेंशन हो सके, एज वेल एज कंट्रोल हो सके। along with provide regional and global leadership in managing events that constitute a public health emergency of international concern। यानी ये कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गई लेट्स से, तो रीजनल एज वेल एज ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड की जा सके भारत के द्वारा ऐसे इवेंट्स को मैनेज करने के लिए। ऐसी बात भी पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इस विजन 2035 के डॉक्यूमेंट में कही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो 3 पावर गियर प्रोडक्शन जोन स्थापित करे। प्रोडक्शन जोन का मतलब है फ्रेंड्स कि एक डिमार्केटेड एरिया जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ही की जाएगी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पर पावर है तो पावर से जुड़े यानी पावर सेक्टर से जुड़े जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे वो सोलर वोल्टेक सेल हो या फिर विंड एनर्जी में जो यूज किए जाते हैं टरबाइन्स हो, वो सब का प्रोडक्शन हो। इसको हम कहते हैं पावर गियर प्रोडक्शन जोन। तो ये प्रोडक्शन जोन एस्टेब्लिश करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान इसलिए है क्योंकि जो चाइनीज मेड इक्विपमेंट्स हैं पावर सेक्टर के,
उनका इस्तेमाल कम किया जा सके, उनका इंपोर्ट कम किया जा सके, एलोंग विथ जो वेरियस फर्म्स है जो इस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके कि आप ऐसे इक्विपमेंट्स बनाइए जो पावर जनरेशन में काम आते हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हो, ट्रांसमिशन में काम आते हो। और ये इक्विपमेंट्स बेसिकली वो कन्वेंशनल सोर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं या फिर ग्रीन एनर्जी स्पेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम स्टेटस जाने तो देख लीजिए, भारत $2.16 बिलियन का इंपोर्ट करता है सोलर वोल्टेक सेल्स, पैनल्स, मॉड्यूल्स 2018-19, जिसमें चाइनीज इक्विपमेंट की बात करें तो 2018-19 में 71,000 करोड़ का पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन उसमें से जो 1/3 वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही इक्विपमेंट किए गए, मतलब इंपोर्ट किए गए। तो डेफिनेटली ह्यूज डिपेंडेंसी चाइनीज प्रोडक्ट का भारत के ऊपर है। तो इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत चाह रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो। सेंटर ने 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन्स स्थापित करने का एक प्रकार से प्रपोजल रखा है। एक जो होगा वो किसी भी कोस्टल स्टेट्स में किए जा सकते हैं। आप हमें बताइए भारत के कुल कितने कोस्टल स्टेट हैं? एक हिल स्टेट में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। आप हमें बताइए भारत के कुल हिली स्टेट्स कितने हैं? जम्मू एंड कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो यूटी है। साथ ही साथ आप हमें ये बताइए लैंड लॉक्ड स्टेट कितने हैं? तो एक ये जो 3 लोकेशन मैंने बताया, 1 इन कोस्टल स्टेट, 1 इन हिल स्टेट, 1 इन लैंड लॉक्ड स्टेट, यहाँ पर 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किए जाएंगे और हर जोन में मिनिमम लैंड एरिया 300 एकड़ का होगा। सेंटर बेसिकली कॉमन फैसिलिटीज स्थापित करेगा सो दैट मिनिमम 500 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो ही जाए। अलॉन्ग विद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी यहाँ चलाएगा। ऐसे जोन्स की मदद से क्या होगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होंगे इन पावर इक्विपमेंट्स के वो बूस्ट होंगे। अलॉन्ग विद सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ फॉर लैंड, यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब आपको कोई इंडस्ट्री स्थापित करनी है तो आपको 50 डिपार्टमेंट नहीं भोगना पड़ेगा कि आपको एक क्लियरेंस चाहिए तो इस डिपार्टमेंट गए, दूसरा क्लियरेंस चाहिए तो उस डिपार्टमेंट चले गए। सारे क्लियरेंस आपको एक ही अथॉरिटी दे देंगे, एक ही लोकेशन पर दे देंगे। इससे आपका टाइम का भी बचत होगा, करप्शन जैसे इश्यूज भी नजर नहीं आएंगे। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब होता है ना। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर लैंड, वाटर, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी, लो कॉस्ट पावर सप्लाई एंड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गवर्नमेंट प्रदान करेगा आपको। पावर की बात करें तो पावर बेहद ही इम्पोर्टेंट और सेक्टर है भारत के लिए, किसी भी देश के लिए पावर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। और अगर पावर सप्लाई सिस्टम में कहीं किसी प्रकार से डिसरप्शन हो गई या फिर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी फुलफिल नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली इसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इसी पर तो डिपेंड होती है। इससे पहले भारत ने चाइना या पाकिस्तान से आ रहे जो भी इंपोर्टेड इक्विपमेंट जो पावर सप्लाई में इस्तेमाल होते उनकी टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी थी फॉर मालवेयर। ऐसा आरोप लगाता है इनके प्रोडक्शन में, ये प्रोडक्ट्स में मालवेयर है तो ऐसे भारत की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो सकता है। तो एक प्रकार से वर्चुअल बैन लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर इन कंट्रीज के ऊपर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। बेसिकली इट इज अबाउट मेराइन प्रोटेक्शन फॉल्स शॉर्ट ऑफ यूएन एसडीजी टारगेट। आपको पता है यूनाइटेड नेशन का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से एक इंपॉर्टेंट गोल दैट इज गोल नंबर 14 जो लाइफ बिलो वाटर को प्रोटेक्शन देने की बात कहता है। इसमें कहा गया था बेसिकली यूएनएसडीजी गोल 14 की बात करें, आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि बाय 2020 मिनिमम 10% ऑफ द कोस्टल एंड मेराइन एरियाज, चाहे वो नेशनल जुरिडिक्शन में हो या इंटरनेशनल जुरिडिक्शन में हो, उनको कंजर्व करना जरूरी है। एंड शुड बी बेस्ड ऑन बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हम ऐसे रीजन को कंजर्व करना शुरू कर दे जहां पर बायोडायवर्सिटी है ही नहीं। तो जो बायोडायवर्सिटी रिच रीजन है उन रीजन को कंजर्व किया जा सके एटलीस्ट 10%। लेकिन अब ये टारगेट अचीव होना नामुमकिन सा लग रहा है। कैसे? क्योंकि अब दिसंबर हो चला है तो 2020 दिसंबर तक सिर्फ मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो अभी है ओनली 7.66% कवर कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब, विच इज वेरी मच लेस देन द टारगेटेड
परसेंटेज। क्या था टारगेटेड परसेंटेज 10, लेकिन अचीव कितना हुआ है 7.66%, और अब दिसंबर खत्म ही होने को है। तो डेफिनेटली इसी से जुड़ा हमारा न्यूज है अबाउट मेराइन प्रोटेक्शन फॉल्स शॉर्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स। अधिकांशतर मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल वाटर में है। नेशनल वाटर यानी कि विच आर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मन्नार, ये भारत के जुरिडिक्शन में है और मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया है भारत का। तो यहाँ पर जो नेशनल लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, साथ ही साथ हम बेटर प्रोटेक्शन या रेगुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ओपन ओशियन की बात करें या हाई सीज की बात करें, हाई सीज यानी विच इज बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, तो सिर्फ और सिर्फ 1.18% ऑफ द मेराइन इकोसिस्टम ही प्रोटेक्टेड है। तो काफी चिंता की बात है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉज है वो भी कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहे इन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। 66% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन हाई सीज यानी कि ओपन ओशियन में फॉल करता है, विच आर आउटसाइड नेशनल जुरिडिक्शन ऑफ ए कंट्री, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, यानी क्या होना है क्या नहीं होना है, कौन रेगुलेट करता है, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन का ही कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ सीज। अगर हम मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो बेसिकली एक डेडिकेटेड रीजन है ओशियन में जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को एक प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर रेगुलेट किया जाता है। आपने भारत में ही नेशनल पार्क्स का नाम सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से ये ओशियन में भी एरियाज डिमार्केट किए जाते हैं सो दैट जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। These places are given special protection for their natural or historic marine resources. It can be given by local communities या फिर state, territorial, native, regional और national authority। अगर करंटली की बात करें तो अभी सबसे बड़ा यानी कि विश्व में सबसे बड़ा मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया रॉस सी है जो कि अंटार्कटिका कोस्ट में है। आप मैप खोलिए और अंटार्कटिका कोस्ट आइडेंटिफाई करिए, वहां देखिए कि रॉस सी कहां पर है। वही एरिया सबसे बिगेस्ट एरिया है प्रोटेक्शन के लिए, और वहाँ अंटार्कटिका आपको पता है कि ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे नहीं है। अगर हम यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 की बात करें, मेंस के लिए आप यूज कर सकते हो फ्रेंड, चाहे वो इंट्रोडक्शन के लिए हो या फिर कंक्लूजन के लिए हो। इसमें कहा गया था कि 2020 तक एटलीस्ट 10% ऑफ द कोस्टल एंड मेराइन एरिया जो कंजर्व करने की जरूरत है विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज, एंड इट मस्ट बी बेस्ड ऑन अवेलेबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि मेराइन बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है या नहीं, उसके बाद आप उस एरिया को कंजर्व करिए। क्या इश्यूज हैं मेराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में? तो बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज है लाइक फिशिंग, शिपिंग, सी बेड माइनिंग, ये सब सेपरेटली रेगुलेट होते हैं। सेपरेटली यानी कि फिशिंग को कोई और रेगुलेट करता है, शिपिंग को कोई और अथॉरिटी रेगुलेट करती है। तो ऐसे में एक प्रकार से जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसके कारण कॉमन डिसीजन नहीं लिया जा पाता। Along with no governance framework is in place for emerging high seas industry such as energy production। हाई सी इंडस्ट्रीज का मतलब जैसे कि टाइडल एनर्जी का क्षेत्र हो गया या फिर माइनिंग का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन का एक प्रकार से पालन नहीं करती है, जिसके कारण जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होते हैं, मेराइन पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए जो गवर्नेंस का इश्यू देखने को मिलता है। Along with ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वीक है, मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होती है, रूल्स का भी इन्फोर्समेंट बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, इट इज अबाउट स्पेस सेक्टर। बेसिकली हाल ही में पीएम मोदी की इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप्स जो स्पेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया है, सो दैट स्पेस सेक्टर में इन लोगों को, इन स्टेक होल्डर्स को बूस्ट किया जा सके। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आपको पता है कि स्पेस सेक्टर को इंडियन प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया था। कुछ एग्जांपल्स अगर इंडियन स्टार्टअप की बात करें स्पेस सेक्टर में तो स्काई रूट एरोस्पेस है, पिक्सेल इंडिया, स्पेस किड ईटीसी। अब इम्पोर्टेंट बात ये है मेंस के लिए कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आते हैं, स्पेस सेक्टर में आते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस कि जो भारत के स्पेसिफिक नीड्स है, लाइक कुछ नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना हो या फिर डिजिटलाइजेशन अचीव करने की बात हो, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें मदद कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास बेटर टेक्नोलॉजी होती है, फंड की अवेलेबिलिटी होती है।
तो डेफिनेटली इट कैन कैटर इंडिया स्पेसिफिक नीड्स along with जो इसरो के सैटेलाइट के डिमांड होते हैं, लेट्स से कि पर ईयर इसरो 18 से 20 सैटेलाइट जरूर तैयार कर लेता है और भविष्य में सैटेलाइट्स की डिमांड डेफिनेटली बढ़ने ही वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर अगर इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो सैटेलाइट्स की जो डिमांड है वो भी फुलफिल किए जा सकते हैं। एलोंग विथ ये तो है ही कि हाई टेक जॉब्स क्रिएट होगा, तो जो इसरो में काम कर रहे लोग होंगे या फिर इसरो के जो रिसोर्सेस होंगे वो डेफिनेटली और रिसर्च या डीप स्पेस मिशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एलोंग विथ कैपेसिटी बिल्डिंग, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशन, ये सब तो कॉमन सी बातें हैं जो होगी ही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत ने या फिर इसरो स्पेस सेक्टर की दिशा में क्या क्या कदम उठाया है। आपको याद होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, उसको गठन किया गया था सो दैट जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो हाईटेक टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट कर सके। along with इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, इसको स्थापित किया गया। बेसिकली एक रेगुलेटर की तरह काम करता है टू इंश्योर कि जो प्राइवेट सेक्टर है, आपको पता है इसके तहत डिफरेंट इंडस्ट्री जा सकते हैं, डिफरेंट कंपनी जा सकते हैं, उन सब के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित हो सके, ये इंश्योर करना इस अथॉरिटी का काम है। along with encouraging, promoting and holding private sector for their participation in space sector। अंतरिक्ष, ये बेसिकली मार्केटिंग आर्म है इसरो का, जबकि ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। मार्केटिंग आर्म का मतलब ये हुआ कि जो इसरो के जो भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उनका ये प्रमोशन कर सकेगा, एज वेल एज कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकेगा। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज along with ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो, ये सब भी एक प्रकार से अंतरिक्ष देख रेख करेगा। इसरो है सेटअप स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट विच इज इन बेंगलुरु, जहां पे रेंज ऑफ फैसिलिटीज सेटअप की गई है जो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर सकती है। तो ये थी फ्रेंड्स स्पेस सेक्टर से न्यूज, और मेंस में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है क्योंकि ये इमर्जिंग टॉपिक है यूपीएससी का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बेसिकली इट इज अबाउट बेसिकली सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE। इन्होंने एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग कहा है कि जो कोल है, यानी कि भारत कोल काफी ज्यादा यूज करता है एनर्जी सेक्टर में, वो डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हाँ हमें कोल से जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होते हैं उनको कट करने के लिए मेजर्स लेने होंगे, इससे जुड़ा हुआ है। तो CSE एनालिसिस में क्या कहा गया कि कोल अप्रोक्स 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कंट्रीब्यूट करेगा इवन इन 2030, यानी कि 2030 आने के बाद भी भारत में कोल का डिमांड कम नहीं ही होने वाला है। आपको पता होगा कि भारत का जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि जहां कोल का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, अप्रोक्स 1/3 ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रीब्यूट करता है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। और 50% ऑफ इंडियाज फ्यूल रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कौन करता है? इंडिया का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। और अगर हम टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात करें तो उसमें ये जो सेक्टर है थर्मल पावर सेक्टर 2.5% कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए प्रयास तो किए ही जाने चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो इन सेक्टर से होते हैं उनको कम किया जा सके। अब किया क्या जाना चाहिए, इसके सजेशंस भी बताए गए हैं कि कैसे हम 22% तक इमिशन कट डाउन कर सकते हैं। तो पहला सजेशन कि बायोमास को फायरिंग और को कंबशन। बायोमास का क्या मतलब हुआ कि जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स है या फिर क्रॉप रेसिड्यू है उनको एक प्रकार से इस्तेमाल किया जा सके along with the base fuel that is coal to produce energy, usually electrical power. The next is invest in carbon capture and storage. कार्बन कैप्चर का क्या मतलब हुआ कि लेट्स से पावर प्लांट है, वहां एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड along with अदर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले उनको कैप्चरिंग कर लिया जाए, उनको स्टोर कर लिया जाए, फिर उसका इस्तेमाल आप डिफरेंट फील्ड में कर सकते हो, जैसे आप ब्रिक के रूप में कर सकते हो, रोड मैन्युफैक्चरिंग के रूप में कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, सो दैट एटमॉस्फेयर में जाए ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को कर्व किया जा सके। अलॉन्ग विथ ब्रिंग बैक कोल बेनिफिकेशन। तो कोल बेनिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? इट इज ए प्रोसेस बाय विच क्वालिटी ऑफ रॉ कोल इज इंप्रूव्ड।
ऐसे बहुत सारे इमिशन तो इसलिए भी हो जाते होंगे फ्रेंड्स कि जब माइनिंग की जाती है तो वो जो कोल होते हैं वो उसमें इम्प्योरिटी काफी ज्यादा होती है। अगर इम्प्योरिटी पहले ही हटा दी जाए तो डेफिनेटली जो इग्निशन है कोल का वो बेटर होगा और इमिशन भी कम करेगा। तो ये बात है कि ब्रिंग बैक कोल बेनिफिकेशन। द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इंडियाज रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स कि अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस कम करने हैं, इमिशन कम करने हैं, तो आपको रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, चाहे वो विंड के माध्यम से हो, सोलर के माध्यम से हो, टाइडल के माध्यम से हो, ये सब प्रमोट करने की जरूरत है सो दैट जो ओल्ड एंड इफिशियंट प्लांट्स है वो रिटायर हो सके और भारत पेरिस क्लाइमेट के जो टारगेट्स है उसको अचीव करने में एक पॉजिटिव रोल निभा सके। आप देख सकते हो 2019, 25 और 30 में कोल का जो परसेंटेज होना है ये 40% से ऊपर है 2019 में, और 25 में देखिए या फिर 2030 में देखिए तो ओवर 35% आपको देखने को मिलेगा। तो कम होने का तो सवाल ही नहीं है। लेट्स मूव टू द शॉर्ट न्यूज फ्रेंड्स। इट इज अबाउट एमपी लेड फंड या फिर एमपी लेड स्कीम। आपको पता होगा कि इस बार प्रीलिम्स 2020 में एमपी लेड स्कीम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस स्कीम्स के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिकली क्या न्यूज है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप हमें बताइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाते हैं। बेसिकली राज्यसभा के मेंबर्स हो और लोकसभा के मेंबर्स है। लोकसभा के मेंबर्स या राज्यसभा के मेंबर्स तो प्राइवेट मेंबर्स भी हो सकते हैं या फिर पब्लिक मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बेसिकली गवर्नमेंट को कहा है कि आप फंड्स रिलीज करिए फॉर द प्रोजेक्ट्स व्हिच वाज सैंक्शनड इन 2018 एंड 19 बट दैट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, बिकॉज लॉकडाउन हो गई थी इस पैंडेमिक के तहत। तो बात एमपी लेड स्कीम की बात करते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। एमपी लेड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक स्कीम था जिसके तहत जो भी एमपी होंगे उनको एक प्रकार से चॉइस बतानी होती थी, और वो चॉइस आप किसे बताओगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताओगे कि लेट से कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में वाटर क्राइसिस है तो आप पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर वहां पे लगाना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंप्लीमेंट करवाएगा और बदले में इस फंड से यानी कि एमपी लेड फंड से 5 करोड़ रुपए पर ईयर के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन जो रखी गई है कि एमपीज को ये भी रिकमेंड करने पड़ेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट आप रिकमेंड करोगे उसका 15% फंड जो होगा वो उन एरियाज में खर्च किए जाएंगे विच विल बी ऑक्युपाइड या इनहेबिटेड बाय एससी पॉपुलेशन, एंड जो 7.5% ऑफ द फंड वो उन एरियाज में एक्सपेंडिचर किए जाएंगे विच विल बी इनहेबिटेड बाय द एसटी पॉपुलेशन। तो और डिटेल में जानने के लिए फ्रेंड्स आप बेसिकली यूट्यूब पे या फिर नेट पे सर्च करो क्योंकि इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान। ट्राइलेटरल मतलब क्या, 3 पर्सन्स या 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान के ऑफिशियल्स ने बेसिकली फर्स्ट टाइम ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की है। तो ये जो मीटिंग हुई है कौन से इश्यू के ऊपर हुई, चाबहार पोर्ट के ऊपर। चाबहार पोर्ट आप हमें बताइए कि कौन से देश में एस्टेब्लिश है। तो आप यहाँ देख सकते हो चाबहार ईरान में, जो भारत ने ही तैयार किया था, जबकि जो ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान में है, जो चाइना की एड से तैयार किया गया था। तो चाबहार पोर्ट इज इन ईरान विच वाज डेवलप्ड बाय इंडिया एज ए पार्ट ऑफ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट, यानी कि इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया अलोंग विद अफगानिस्तान एंड ईरान, इन तीनों के बीच एक कॉमन एग्रीमेंट हुई थी। इसके तहत चाबहार पोर्ट को डेवलप किया गया। इंडिया साथ ही साथ रोड भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है जरांज टू डेलाराम, सो दैट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाबहार पोर्ट पर उतरेंगे शिप के माध्यम से उनको डायरेक्ट अफगानिस्तान रोड के माध्यम से पहुंचाया जा सके, और ईरान से फिर जो डिफरेंट सेंट्रल एशियन नेशन है जैसे कजाकिस्तान हो या फिर उज्बेकिस्तान हो वहां तक भी पहुंचाया जा सके, सो दैट जो पाकिस्तान है उनको बाईपास किया जा सके। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान ने इस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है और भारत के कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से अफगानिस्तान रोड रूट के माध्यम से नहीं जा सकते। तो भारत को अपने प्रोडक्ट्स चाबहार पोर्ट के माध्यम से भेजना पड़ता है। तो डेफिनेटली इस पोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान को बाईपास किया जाता है वैसे सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। It provides connectivity of to Europe when linked with international north-south transport corridor। आप हमें बताइए इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कौन से देश में स्थापित किया जा रहा है। और डेफिनेटली अगर ये रोड ट्रांसपोर्ट ये कॉरिडोर तैयार हो जाता है तो इससे हम यूरोप को भी
एसेस कर पाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है वो भी कम होगा और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रीन अमोनिया। यहाँ पे बात ग्रीन अमोनिया की हो रही है, अमोनिया की नहीं। तो बेसिकली गवर्नमेंट बिड्स इनवाइट करेगा फॉर सेटिंग अप ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट सो दैट जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ग्रीन अमोनिया के ऊपर उसको कम किया जा सके। ग्रीन अमोनिया की ही बात करें तो ये अमोनिया ही है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है वाया प्रोसेस जिसमें 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि अमोनिया में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एनर्जी कोल के माध्यम से या फिर फॉसिल फ्यूल के माध्यम से इस्तेमाल कर प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ग्रीन अमोनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा इंस्टेड ऑफ नेचुरल गैस या फिर कोल फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस इमिशन एक प्रकार से रिड्यूस हो सकेंगे। आप बेसिकली मेंस के एनसीईआरटी में भारत के इस प्रकार के स्टेप आप यूज कर सकते हैं, जैसे भारत पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या फिर ग्लोबल क्लाइमेट या फिर ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सब एक एक पॉइंट जो है वो फोल्डर पॉइंट की तरह काम करेंगे जो आपके मेंस के आंसर को और ज्यादा एक प्रकार से हाईलाइट करेंगे। अमोनिया की ही बात करें तो इट इज ए पंजेंट गैस जो इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको पता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। इट इज ऑल्सो इजियर एंड चीपर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हम्प बैक्ड मछली। इस प्रकार के क्वेश्चन इन्वायरमेंट में कॉमन है। ये बेसिकली फ्रेश वाटर फिश है और ये याद रखना है फ्रेंड्स कि इट इज एंडेमिक टू कावेरी रिवर बेसिन, यानी कि ये सिर्फ यही मिलता है कावेरी रिवर बेसिन में और इसे टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कावेरी रिवर की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी हिल जो कि वेस्टर्न घाट कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है एंड इट पासेस थ्रू तमिलनाडु टू बे ऑफ बंगाल, यानी कि कावेरी का जो माउथ है कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। क्या थ्रेट है इस हम्प बैक्ड मछली का? तो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड। आपको पता है कि नेट का जो इस्तेमाल किया जाता है इसमें ये सब फिश भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं कि इनकी जो हैबिटेबिलिटी है वो थ्रेट हो जाती है। अलोंग विथ बिल्डिंग ऑफ डैम्स, अगर डैम्स बनाए जाएंगे तो वाटर एक प्रकार से कंट्रोल किया जाता है और वाटर कंट्रोल करने का मतलब है इनकी इन्वायरमेंट को या इनके हैबिटेट को एक प्रकार से फ्रेगमेंट किया जा रहा है ना। ओवर एब्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर इन पोल्यूशन, पोल्यूशन हर एक मेराइन बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करेगा। IUCN स्टेटस याद रखना है, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखना है फ्रेंड्स। अदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्वेटिक स्पीसीज जिसमें गैंगेज शार्क है, पॉन्डिचेरी शार्क है, लार्ज टूथ सॉफिश एक्सेट्रा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17 एक प्रोग्राम के तहत क्या होता है, ये टोटल 7 शिप्स तैयार किए जा रहे हैं विद इनहांस्ड स्टील्थ फीचर, एडवांस इंडिजीनियस वेपन, यानी कि ये जो शिप्स होंगे इसमें वेल मॉडर्न इक्विपमेंट्स या वेपन्स होंगे अलोंग विद सेंसर, इसको तैयार किया जाएगा। और हाल ही में इंडियन नेवी का जो सेकेंड प्रोजेक्ट 17A है यानी कि हिमगिरी, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया शिप बिल्डर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मोविमेंटो सैन इर्दिरियो मूवमेंट। तो बेसिकली ये कैंपेन क्यूबा में देखने को मिला बाय आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट विच इज डिमांडिंग ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप हमें बताइए भारत में जो संविधान है उसके कौन से आर्टिकल के तहत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। तो वहां पर ये जो कैंपेन है इसी के लिए, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये कैंपेन चलाई जा रही है। अभी फिलहाल क्यूबा ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट रिजिम के अंतर्गत है फॉर मोर देन 6 डिकेड, यानी कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। सैन इसिद्रो की बात करें तो ब्लैक मेजोरिटी लोकेलिटी एक ग्रुप है, बेसिकली पॉपुलेशन है ब्लैक मेजोरिटी that is among Havana's poorest yet most culturally active wards and which also form part of Old Havana UNESCO World Heritage Site। आपको बस ये याद रखना ये मूवमेंट कौन से देश में चल रहा है और किसके लिए, तो बेसिकली ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का डिमांड यह मूवमेंट कर रहा है। जैसे मी टू मूवमेंट आया था तो किसके लिए, किस टॉपिक के लिए, उसी प्रकार से ये मूवमेंट का एक प्रकार से एम या ऑब्जेक्टिव याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्लेसेस इन न्यूज विच इज अबाउट सूडान। आप हमें बताइए
कि सूडान कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो यस अफ्रीका में है। रिसेंटली यूएस ने सूडान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन को रिमूव किया, यानी कि यूएस ने सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के कैटेगरी में रखा था, डेजिग्नेशन दिया गया था, अभी उसको निकाल दिया गया। सूडान की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, आप ओपन करिए मैप और देखिए कि सूडान का लोकेशन कहाँ है और कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसके बाउंड्री शेयर करने वाले जो कंट्री है, इजिप्ट है, इरित्रिया है, इथियोपिया है, साउथ सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, शाद है, लीबिया है। दो तीन नाम याद रखिए, पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, सो दैट आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर आंसर तक पहुंच सकते हो। साथ ही साथ मोरक्को भी न्यूज में रहा है, कैसे? बिकॉज मोरक्को ने इजराइल के साथ रिलेशन को एक प्रकार से नॉर्मलाइज किए हैं। मोरक्को की बात करें तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, ये भी अफ्रीकन नेशन ही है। आप एटलस में खोजिए कहाँ पे है ये मोरक्को, और इट बॉर्डर्स अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मेडिटेरेनियन सी से ये एक प्रकार से इसका कोस्ट लगता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज का लेक्चर, और होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।